यथार्थ एज की प्लेटफॉर्म पर भारत टुडे के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। इसमें इस एक दो दिन की जो प्रमुख समाचार सुर्खियां में रहे हैं उसके बारे में कुछ मैं आपको बता रहा हूं। एक तो अमेरिकी चुनाव के पश्चात जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है, क्या नाम है उनका? जो बाइडेन, जो यूक्रेन को अटैक डैम्स शॉर्ट नेम है, यानी कि टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है जिसका शॉर्ट नेम है अटैक डैम्स, उसको दागने की अनुमति दे दी गई है और यूक्रेनी सेना ने इसको हाथों हाथ ही ले लिया एक्शन और उन्होंने वहां दाग भी दी है। क्रुस्क, अब एक्चुअली में क्रुस्क क्षेत्र में दक्षिणी कोरियाई सेना का पड़ाव डाला हुआ है, तो वहां से अपनी रक्षा करने के लिए ये कदम उठाया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है अटैक डैम्स कि ये डबल वारहेड मोड मिसाइल है। डबल वारहेड मतलब कि डबल वारहेड आप समझ रहे होंगे, वारहेड मतलब दो बार हमला करने की क्षमता रखता है एक ही मिसाइल। चलिए, कुछ दक्षिणी चीन सागर में टाइफून आया है मैन यी, फिलीपींस में बहुत तबाही मचाई है और एक बहुत बढ़िया तस्वीर उभर कर एक्चुअली में स्पेस एक्स के मालिक या एक्स के मालिक क्या नाम है, एलन मस्क ने एक ट्वीट में एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें एक्चुअली में वो है जूनियर 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 ट्रम्प है, जूनियर कैनेडी है, सीनियर ट्रम्प है। ये काफी करके बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, जबकि इन्होंने चुनाव प्रचार में कहा था कि भी प्रोसेस्ड फूड पर हम पाबंदी लगाएंगे, हम मेक अमेरिका हेल्दी अगेन करेंगे। पर उन्होंने ट्वीट किया था मेक अमेरिका हेल्दी अगेन कल से। मतलब ये एक कैसा बड़ा एक टाबरपंथी है यार। तो एक्चुअली में दक्षिणीपंथी ताकतें न केवल भारत में, अभी जैसे भारत में, रशिया में, कोरिया में, ये अपन ये यूक्रेन में, सारे के सारे पता नहीं कहां कहां से लोग आ गए। चलिए, आरबीआई क्लाउड डाटा स्टोरेज बनाएगा। जिस प्रकार गूगल के पास है या अमेजोन के पास है क्लाउड डाटा या एप्पल के पास है, वो स्टोरेज बनाएगा और ऐसी करने वाले विश्व की एक पहली केंद्रीय बैंक होगी। इसके जो डाटा सेंटर होंगे मुंबई और हैदराबाद में होंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम क्लाउड डाटा के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए हम दूसरे संस्थाओं पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हमारी गोपनीय बैंकों की या और कोई भी चीजें हैं वो क्लाउड स्टोरेज यहीं पर सुरक्षित रहेगा। केग ने महाराष्ट्र के राजकोषीय घाटा 2.75 लाख करोड़ को लेकर चेतावनी दी है, यानी कि जो अगले 7 वर्ष में चुकाना है। तो ये न्यूज मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, आज नतीजे आ रहे हैं, महायुति गठबंधन आगे चल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने ये न्यूज इसलिए डाली थी कि जनता से अनाप शनाप सरकारें नकदी देने का वादा कर रही है सामाजिक योजनाओं के तहत, जबकि पहले से ही 2.75 लाख करोड़ उसके ऊपर कर्जा है। तो ये इसकी बात नहीं है, महाराष्ट्र की बात नहीं है। महाराष्ट्र के बारे में, पूरे राज्यों के बारे में चेता रहा हूं। चलिए, ये तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि भाई वैश्विक कार्बन बढ़ रहा है। पेरिस समझौते के अनुसार 2030 तक 45% की कमी करना है विकसित देशों को 2030 तक 45% की कमी करना है, ठीक है ना। और नेट जीरो का लक्ष्य जो है वो ईयू, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम 2025 तक नेट जीरो का मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन। चीन 2060 तक और भारत 2070 तक नेट जीरो। अब बात यह है कि भारत 2070 तक नहीं, भारत को तो विश्व का नेतृत्व करना चाहिए, उसको 2070 नहीं 2050 में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ना चाहिए। अगर विश्व का उत्सर्जन 400 अरब टन तक सीमित रहे तो तापमान
1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रहने की संभावना है। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 1.5 डिग्री कौन सा, औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो तापमान था उससे 1.5 डिग्री ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि 400 अरब टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। अब भारत के बारे में कुछ बात कि 17% आबादी रहती है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जन करता भी है, पर कैपिटा उत्सर्जन बहुत कम है। अब एक जीडीपी, क्या जीडीपी हमारे खुशी या कल्याण का मार्ग हो सकती है? ठीक है ना। तो जीडीपी की परिभाषा हम देखते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित और सर्जित वस्तुएं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, वो जीडीपी है। और ये एक्चुअली में ये स्थापित कर दिया था कि साइमन कुजनेट्स ने 1937 में इस जीडीपी की अवधारणा दी थी। ठीक है ना, जिसमें एक्चुअली में जीडीपी में एक्चुअली में वही कार्य गिना जाता है जिनका मौद्रिक मूल्य होता है। यानी कि मेरी वाइफ का कार्य गिना नहीं जाएगा और मेरी नौकरानी का जो कार्य है वो जीडीपी में इंक्लूड हो गया। कॉन्सिडेंस से मैंने मेरी नौकरानी से शादी कर ली तो जीडीपी में हास हो जाएगा, सीधे सट बात। ठीक है। और एक मेरी दादी माँ जो मेरे लिए स्वेटर बुनती है, उसका कोई जीवन में कोई रोल नहीं है। ठीक है ना। एक चीज सबसे बड़ी चीज ये है कि आइंस्टाइन ने क्या कहा, हर वो चीज जिसे गिना जा सकता है महत्वपूर्ण नहीं होती और हर महत्वपूर्ण चीज को गिना नहीं जा सकता। इसको दृष्टिगत रखते हुए जीडीपी का अभी तक कोई सेंस निकलता नहीं है। बहुत कुछ 1950 के दशक में केनेथ और अमर्त्य सेन ने कल्याण अर्थशास्त्र का उदय किया और फिर यह बताया कि एक्चुअली में अर्थव्यवस्था आनंद कितना देती है। एक्चुअली में जीडीपी के बाहर के तले लोग दब जाएंगे भूख से। ठीक है ना। आज कनाडा की न्यूज थी कि 25% परिजन भूखे रहकर अपने बेटा को खाना खिलाते हैं। ठीक है। जीडीपी के मामले में उनकी कंडीशन तो बहुत बेहतर है, पर कैपिटा इनकम में भी बहुत बेहतर है। मेन चीज ये है कि क्या ये आर्थिक आंकड़े हमें वास्तविक खुशी और कल्याण देते हैं क्या, इससे आप थोड़ा समझ लीजिएगा। चलिए, इसी के संदर्भ में पोलानी एक लेखक है, 1944 में एक पुस्तक लिखी, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या इसमें क्या बात कही उसने, बाजार की विजय अंततः समाज के सार का विनाश करेगी। बाजार अगर विजय होगा तो दादी माँ का स्वेटर, नानी माँ की कहानियां कोई मायने नहीं रखेगी, लाड प्यार सब कुछ खत्म। चलिए, एक पर्सन, पाथेर पंचाली किसकी फिल्म है? क्योंकि एक्चुअली में जब मैंने ये लिखा था तब पाथेर पंचाली की हीरोइन मर गई थी उस दिन, और ये बहुत फेमस फिल्म रही थी। नासा और जर्मन उपग्रह से मिली आंकड़ा का विश्लेषण से पृथ्वी पर मीठे पानी की मात्रा लगातार घट रही है, ये भी ध्यान रखना। पर्सन, G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ? पर्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? पर्सन, नीरव मोदी और विजय माल्या अभी कहां हैं? और लाइए ढूंढ के। आरबीआई के गवर्नर जनरल का क्या नाम है? फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? इटली का प्रधानमंत्री कौन है? ये सारे अभी G20 सम्मेलन में नरेंद्र मोदी से मिले थे, गले मिले थे, हाथ पकड़ के मिले थे। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े हैं तो सब जानते हैं। 55वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब और कहां हो रहा है? प्रथम राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसे दिया गया? 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहां है, क्यों प्रसिद्ध है? चलिए, एक और महत्वपूर्ण खबर है। G20 शिखर सम्मेलन में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष चीनी से मिले और अब बीजिंग से दिल्ली की सीधी उड़ान वापस शुरू हो गई है, 5 साल से जो बंद थी। चलिए,
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों से ईयू सहित 63 देशों का मूल्यांकन किया जो 90% उत्सर्जन के जिम्मेदार है। ईयू सहित 63 देश जो टोटल 90% उत्सर्जन के जिम्मेदार हैं, जिसमें भारत का 10वां स्थान है, यानी कम करने में, मतलब अच्छाई के लेवल पे, उत्सर्जनकर्ता के लेवल पर नहीं, अच्छाई के लेवल पर। और सबसे बड़ी बात है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष 30 स्थान खाली छोड़ दिए गए हैं कि नहीं, अभी तक तो शीर्ष पर पहुंचने वाला ऐसा कोई देश वास्तव में है ही नहीं। समझ में आई बात मेरी? चलिए अब एक और कि भी जलवायु परिवर्तन से बढ़ती चरम मौसमी घटनाएं ज्यादा बढ़ रही है, जैसे तापमान है तो वो भी जोरदार बढ़ रहा है, बारिश भी जबरदस्त हो रही है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उनसे वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं जो इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध के देश बहुत कम ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हैं, परंतु सर्वाधिक प्रताड़ित वो हो रहे हैं। चलिए गुयाना के राष्ट्रपति, आपको थोड़ा सा बात पता चल जाएगा। गुयाना में कैरिकॉम प्लस भारत वार्ता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना गए थे। 50 साल से भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत, मोदी जी ने वहां पर भी एक पेड़ मां के नाम, गुयाना के प्रधानमंत्री इरफान अली को का एक पेड़ थारी मां रे नाम, ठीक है ना, और रोकड़ा रुकवा दिया जॉर्ज टाउन में, ठीक है ना। और ये मजाक की बात नहीं है, ये सच्ची बात है। एक्चुअली में गुयाना के राष्ट्रपति ने क्या कहा इरफान अली ने कि मोदी दुनिया भर के नेताओं के बीच चैंपियन है। अब ये कैरिकॉम शब्द आया था। कैरिकॉम है कैरिबियाई समुदाय का साझा व्यापार। कैरिबियाई देश है ना, उनका साझा व्यापार समूह है कैरिकॉम। तो एक क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। यूनिसेफ जो बच्चों के लिए मामला लेकर बैठी रहती है। यूनिसेफ के अनुसार 10.6 करोड़ की कमी के बावजूद 2025 तक भारत में 35 करोड़ बच्चे होंगे। द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। अब ऐसा इसलिए चेंजिंग वर्ल्ड किया कि एक्चुअली में जलवायु परिवर्तन की मार हमारा आज का कंज्यूम हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करके छोड़ेगी। जलवायु की चरम स्थिति और 2000 के दशक से 8 गुना अधिक गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है ना कि 1 डिग्री तापमान बढ़ने का मतलब होता है तापमान का प्रकोप दुगना हो जाना। समझ में आ रही ना बात मेरी? तो उसमें ये बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे ये सोचना पड़ेगा। अधिक बच्चे निम्न आय वाले देशों में, खासकर अफ्रीकी देशों में होंगे। और सबसे बड़ी बात, जहां संसाधन सीमित है और जलवायु की सर्वाधिक मार उन्हीं के यहां पड़ेगी। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि COP29 हो रहा है, हुआ है इस दरमियान, तो मैं उनको चेताने के लिए कह रहा हूं कि तुम लोग वहां फैसले क्या कर रहे हो, कुछ तो ढंग से करो। चलिए, रियो डी जेनेरियो में G20 सम्मेलन के दौरान द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था। द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन, जिसमें हरित हाइड्रोजन और अक्षय ऊर्जा में साझेदारी की शुरुआत का फैसला किया गया। साथ ही दोनों ही देश वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। वैश्विक संस्थाएं जैसे यूएनओ है, 1945 में जैसा सिस्टम था वही आज है। IMF है, IBRD है, जो 1945 में सिस्टम था वही आज है। एक्चुअली 1945 की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्नता है, तो इनको ज्यादा लोकतांत्रिक और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए इसमें आवश्यक सुधार करना जरूरी है, ताकि ये लोगों को
महत्वाकांक्षा और देशा का प्रतिनिधित्व ढंग से कर सके। दोनों देश इस बात पर सहमत है। जोनास मसेटी, ब्राजील में जोनास मसेटी एक व्यक्तिड़ा आदमी है। ब्राजील में वेदांग और गीता को लोकप्रिय बनाया है और ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी का फेवरेट बन गया। नरेंद्र मोदी ने इसको 2 घंटे साथ रखा। और आपको पता है, रूसी मीडिया के अनुसार यूक्रेन विवाद सुलझाने के लिए रूस और अमेरिका के मध्य मध्यस्थता कर सकता है भारत। ये रूसी मीडिया कह रहा है कि भारत ही 20 जनवरी के बाद भारत ही अमेरिका, रूस और यूक्रेन को एक टेबल पर लाने की हिम्मत कर सकता है, बाकी कोई नहीं। बस शर्त इतनी सी है कि रूस परमाणु मिसाइल न दाग दे, क्योंकि यूक्रेन ने अपने सभी सांसदों को कह दिया कि राजधानी के परे भाग जाओ। और डेनमार्क वो सारे जो देश थे उन्होंने कहा कि राशन पानी तैयार कर लेना और आयोडीन फायोडीन की गोलियां फोड़ियां साथ में रखना। पता नहीं रूस का पुतिन है वो, जिसके कोई पूत नहीं वो है पुतिन। चलिए 55वां, पीछे एक क्वेश्चन था उसका उत्तर भी आ गया। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई फिल्म बेटर मैन प्रीमियर के साथ शुरू हो गया है गोवा की राजधानी पणजी में। इस मौके पर दूरदर्शन ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी आगाज कर दिया गया है। दूरदर्शन ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बना दिया है। सुला फेस्ट, सुला वाइन आती है। सुला फेस्ट यानी कि वाइन पुणे में देश का प्रसिद्ध वाइन यार्ड म्यूजिक फेस्टिवल 1-2 फरवरी को 2025 नासिक में होगा, जिसका नाम है सुला फेस्ट वाइन यार्ड नासिक में। और सर्वाधिक वाइन नासिक में बनती है। ठीक है, सुला नाम का ब्रांड है, कभी पियो तो देख लेना। एचडीएफसी बैंक भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति है, जो शायद दिसंबर में भारत आ रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहा था। और उसने संसदीय चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और अमर सूर्या श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है, जो तीसरी महिला प्रधानमंत्री है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुकी है। इसी के साथ इस 3 दिना की सुर्खियां समाप्त हुई। जय हिंद।